हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर फोर्स के बारे में बेसिक स्टडी करेंगे। मतलब हमारा 5वां लेसन है, फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और फोर्स में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, फोर्स में कौन कौन से फैक्टर के बारे में हमें बात करना है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स, और इस पर मैंने कुछ बेसिक बातें लिखा है, लेकिन फोर्स से पहले हम फोर्स को इतना डीप में समझ लें कि क्या क्या हो सकता है फोर्स, कितने तरह से फोर्स डिफाइन है, आखिर इस फिज़िक्स में एग्जिस्ट कैसे करता है फोर्स, हर बेसिक बातों के साथ सीखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताता हूँ कि हम इतने बेसिक पॉइंट के साथ चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड जीरो लेवल से लेके तब हायर लेवल पे जाएंगे। और मैं हर उन बेसिक डेफिनेशंस को कवर करूँगा कि जिससे आपको ना NCERT टच करना पड़े, ना एनी अदर रेफरेंस बुक टच करना पड़े, ना फिर कोई अदर स्टैंडर्ड बुक छूना पड़े आपको। हर एक लेवल पे हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या है फोर्स? थोड़ा सा यहाँ पर मैं टाइम लूँगा क्योंकि भाई टॉपिक को हम ठहराव के साथ सीखेंगे, बेसिक के साथ सीखेंगे। आखिर फोर्स है क्या? आप क्लास 9th में स्टडी किए होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल लिखा होता है, पुल एंड पुश इज़ फॉर्म ऑफ फोर्स, ऐसा कुछ लिखा होता है। मतलब ओवरऑल पुल या फिर पुश मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को खींचना एक बल होता है, ऐसा कुछ डिफाइन होता है। तो कई जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले मैं आपको क्लियर, क्योंकि मैं इतने बेसिक के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, आप चीज़ों को समझ सको। देखो फोर्स है क्या? फोर्स इज़ नेवर अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। मतलब ज़रा समझना, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ पुश और पुल ही फोर्स नहीं होते हैं। बुक में लिख दिया जाता है, वो बेसिक लेवल पे हम सीखते हैं कि पुल एंड पुश एक फोर्स है, वो क्लास 9th की बच्चों वाली बात थी। लेकिन आप आज क्लास 11th में हैं तो आपको लेवल पे समझना है। देखो जो पुल और पुश होता है ना, वो फॉर्म हो सकता है किसका? फोर्स का। मतलब जो पुल और पुश कहते हो ये एक फॉर्म हो सकता है, एक्चुअल में नहीं है कि 100 टाइम्स सिर्फ और सिर्फ पुश एंड पुल ही फोर्स हो। मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, 100 टाइम्स नहीं श्योर है कि सिर्फ और सिर्फ पुल और पुश ही फोर्स है। क्लियर? और क्या? देखो फोर्स एक्चुअल में बहुत टाइप से डिपेंड, मतलब बहुत तरह से डिफाइन किया गया है। फोर्स हमारे इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर बहुत तरह से डिफाइन किए गए हैं और इतने वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। आखिर उसको समझे कैसे? देखो होता क्या है, बहुत जगह आपको फोर्स रियल में दिखाई देंगे, बहुत जगह फोर्स आपको नहीं दिखाई देंगे, बट वहाँ पे फोर्स लगते हैं, वहाँ पर बल लगाए जाते हैं। तो ऐसे कैसे डिफाइन, आखिर कैसे जाने फोर्स को? तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। पहले तो क्लियर समझ लो, जो फोर्स है वो कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। अब इतने से बस समझ लो कि किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को हम फोर्स कह सकते हैं अगर वो एक्सटर्नल एजेंट बॉडी के चेंज इन स्टेट, मतलब किसी बॉडी का चेंज इन स्टेट कर दे। करने का मतलब बॉडी का स्टेट बदल दे, या तो रेस्ट से मोशन कर दे या फिर मोशन से रेस्ट पर ले आ दे। तो चेंज इन स्टेट, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो बॉडी के स्टेट में चेंज कर दे, वो एक्सटर्नल फैक्टर हम फोर्स में कल्पना कर सकते हैं या फोर्स मान सकते हैं। क्योंकि फोर्स एकदम 100% बिल्कुल डिफाइन नहीं है। अगर आप डेफिनेशन पे आएंगे तो 100% बिल्कुल डिफाइन नहीं है। फोर्स को कई तरह से देखा जाता है और जितने जितने फॉर्म में फोर्स डिफाइन है उन सभी परिभाषाओं को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके थ्रू समझना, आप एकदम क्लियर लैंग्वेज में समझो, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन बी चेंज स्टेट ऑफ पार्टिकल या फिर चेंज ऑफ बॉडी, ठीक है ना। ये सिंपल लैंग्वेज। हम फोर्स उसे कह सकते हैं जो किसी भी बॉडी में या तो चेंज इन पोजीशन कर दे या फिर चेंज इन स्टेट कर दे, और अदर वे में ट्राई टू चेंज, समझ रहे हो, या तो प्रयास करे या तो कोशिश करे कि उसका स्टेट बदल दें। इसका एग्जाम्पल के साथ बेटा समझाऊंगा। ये पहली डेफिनेशन है बेसिक। फोर्स हमारा वो एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है जो या तो बॉडी का चेंज इन स्टेट कर दे या फिर ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब ओवरऑल उसके बॉडी के पोजीशन, उस बॉडी के स्टेट को बदलने का प्रयास करे, ठीक, बेसिक। और उसी तरह से फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट इज द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश। अब इसको क्या मैंने बोला,
भाई जो फोर्स है ना वो एक्चुअल में पुल एंड पुश नहीं है, बिल्कुल क्लियर से समझना मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में पुल और पुश ही नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्म में हो सकता है। किसके? अगर कहीं पर धक्का लग रहा है, अगर कहीं पर खिंचाव लग रहा है, दैट इज पुश एंड पुल, तो वहां पे ये कह सकते हैं कि हाँ बल कार्य कर रहा है, हाँ बल लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स कई फॉर्म में हो सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, फोर्स आपके बहुत जगह रियल वे में दिखाई देंगे और बहुत जगह आपको वर्चुअल वे में। वर्चुअल मतलब बहुत जगह फोर्स ये भी हो सकता है कि तुम वास्तविकता में देख लो चीज़ों को, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स आपको ना दिखाई दे। तो ओवरऑल एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है, आपको दिख सकता है चीज़ें और नहीं भी दिख सकता है, ठीक है। अब इन सबको थोड़ा मिलाते हैं, एक और डेफिनेशन। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट that is capable of changing the state of rest or motion of a particular body। फोर्स हम उस एक्सटर्नल एजेंट को कह सकते हैं जो कि कैपेबल है, कैपेबल उसके अंदर क्षमता है, पावर है कि वो क्या कर दे, चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो उसको रेस्ट से बदल दे, मतलब चेंज कर दे, रेस्ट से मोशन कर दे, और या फिर मोशन से रेस्ट पर ले आ दे। किसको? अ पर्टिकुलर बॉडी। और बॉडी के तहत बेटा कुछ भी आ सकता है। बॉडी में एक पर्सन आ सकता है, ब्लॉक आ सकता है, पुली आ सकती है, कोई बस आ सकती है, ट्रक आ सकता है, मतलब एवरीथिंग, एवरी पार्टिकल, कुछ भी तुम ले लो, बॉडी में सब कुछ आ सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने बेसिक वे में क्या लिखा है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी अ फॉर्म ऑफ फोर्स। मतलब ये देख लो मैंने क्या लिखा है, बी अ फॉर्म ऑफ फोर्स। ये शब्द को समझना, यही मैं डिफाइन कर रहा था। 100 टाइम्स आप पुल एंड पुश को फोर्स नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर कहीं एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर हमें इज द फॉर्म ऑफ दिस टाइप, पुश एंड पुल, इस फॉर्म में लग रहा है, तब आप फोर्स कह सकते हैं। क्लियर? बहुत जगह आपको वास्तविकता में, चलो इसका एग्जाम्पल आपको इसी व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे समझना, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को पुश करें, इस व्हाइट बोर्ड को पुश करें, क्या ये व्हाइट बोर्ड गिरा या फिर क्या इसका चेंज इन स्टेट हुआ? नहीं हुआ ना। जरा समझना, आपको दिख रहा है ना कि मैंने तो वास्तविकता में प्रयास किया था, मैंने तो इसको वास्तविकता में गिराना चाहा, धक्का लगाया, लेकिन क्या इसका स्टेट बदला? लेकिन जरा शब्दों को सुनना, मैंने प्रयास तो किया ना, मैंने एफर्ट तो डाला ना कि इस व्हाइट बोर्ड को मैं धकेल सकूं, धक्का दे सकूं। तो आपको दिख रहा था कि मैंने प्रयास किया, बट इसके चेंज इन स्टेट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे वर्चुअल फोर्स है। वर्चुअल क्यों? मैं ट्राई तो किया, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा नहीं, मेरे फोर्स का प्रभाव यहाँ दिखा नहीं, इसलिए यहाँ कैसा फोर्स वर्क कर दिया? वर्चुअल फोर्स। लेकिन वही अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर है, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगाऊँ तो ये देख रहे हैं हिल जा रहा है, ये मार्कर हिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको मेरा रियल फोर्स दिख रहा है, मेरा रियल फोर्स दिख रहा है। तो जरा समझना, यही मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था। आपको फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो आपको कहीं कहीं दिखेगा। यहां पे मेरा प्रयास, जो मैंने ट्राई किया, मेरा एफर्ट आपको दिखा, तो ये भी तो फोर्स है, ठीक है। तो समझ में आया बातें मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बहुत जगह, अब सोचो जरा कल्पना से परे, थोड़ा कल्पना से सोचो कि हम किसी हैवी पत्थर को, हैवी स्टोन पर फोर्स लगाएं तो वो पत्थर नहीं हिलता है ना। किसी पत्थर के ऊपर तुम धक्का लगाओ जो हैवी हो, आप कोशिश तो करते हो, लेकिन वो नहीं हिलता है, नहीं हिलता है। लेकिन तुमने प्रयास तो किया ना, अपना एफर्ट तो लगाया ना, लेकिन वहां तुम्हें फोर्स दिखा नहीं दिखा। तो कैसा फोर्स? वर्चुअल फोर्स। लेकिन तुमने अप्लाई किया था, उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया था फोर्स, ठीक है ना, तो वो है वर्चुअल फोर्स। ठीक उसी तरह से एक छोटा सा बॉटल लो, जैसे मैंने मार्कर लिया था, एक छोटा सा पानी का भरा बॉटल लो, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा दो, बॉटल गिर जाती है, या फिर बॉटल को थोड़ा सा लुढ़का दो, लुढ़क जाता है। तो ये क्या है? रियल फोर्स। क्यों? आपने थोड़ा सा प्रयास किया, बॉटल गिर गया, बॉटल मूव करने लगा, बॉटल के चेंज इन पोजीशन में आपको डिफरेंस दिखने लगा, बॉडी का स्टेट बदल गया। तो ये सब क्या है? ये फोर्स है।
मतलब वो फोर्स जो है ना बेटा, एक लाइन में फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल एजेंट है, और वो एक्सटर्नल एजेंट हमें इन्फिनिटी फॉर्म में दिख सकता है। इन्फिनिटी फॉर्म का वे मतलब रियल में इन्फिनिटी फॉर्म नहीं, लेकिन हमें वो फोर्स इतने फॉर्म में दिख सकता है कि हम डिफाइन कैसे करें फोर्स को, हम उस फोर्स को परिभाषित कैसे करें। तो फोर्स जो है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, बस सिंपल सी बात। आपको बहुत फॉर्म में दिखेगा, कहीं कहीं कांटेक्ट फोर्स में दिखेगा, कहीं कहीं नॉन कांटेक्ट फोर्स में दिखेगा, कहीं कहीं रियल फोर्स में दिखेगा, कहीं वर्चुअल फोर्स में दिखेगा, कहीं पर आपको पुश एंड पुल फॉर्म में दिखेगा, ये अलग अलग इंडिविजुअली फॉर्म में, कहीं कहीं आपको बॉडी का चेंज इन स्टेट में दिख जाएगा। तो ये सब क्या है, फोर्स हैं। और अब हम बात करते हैं फोर्स का सबसे हाईली लेवल डेफिनेशन, और देखिए वो क्या है। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस that causes an object to undergo a change। ठीक, ये क्या है, फोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस जरा हर एक शब्द को समझना। फोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, वो कोई भी फोर्स, आप फोर्स उस चीज को कह सकते हैं जो किसी बॉडी को क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, प्रभावित कर दे। अब वो प्रभाव तुमको बहुत तरीके से दिखेगा, या तो बॉडी का चेंज इन स्टेट हो जाए, बॉडी में पुश और पुल फॉर्म हो जाए, एवरीथिंग। इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर बस प्रभाव दिख जाए, कैसा भी इफेक्ट आपको दिख जाए, इन्फ्लुएंस। दैट कॉजेज, कॉजेज मतलब वही रीजन, इसका जो भी रीजन जिसको मैं एक्सटर्नल एजेंट कह रहा हूं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अ चेंज, ये देखो, ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अ चेंज मतलब यही तो मैंने बोला, जो आपने प्रयास किया, जो ट्राई किया, जो कॉजेज आपने अप्लाई किया, उससे हो क्या, रिजल्ट क्या हो, अंडरगो, बॉडी अंडरगो चेंज, बॉडी अंडरगो चेंज मतलब बॉडी में चेंज दिख जाए। अब जरा सा इसको एकदम समझ लो। आप मुझे ये बताओ, एक रबड़ लो, रबड़ समझते हैं ना, बचपन में आप लोग रबड़ मिटाए होंगे, या फिर एक स्पंज बॉल ले लीजिए, स्पंज बॉल, ठीक है ना। उसको आप हाथ में लेके फोर्स लगाते हो तो वो दब जाता है, दब जाता है, और फिर छोड़ते हो तो वो वापस अपने उसी स्टेट में चला आता है। कुछ वही समझो, ये वो एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करे, अंडरगो अ चेंज। मतलब कि सोचो वो स्पॉन्ज की बॉल थी, स्पॉन्ज की बॉल थी, और उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाया, एक्सटर्नल एजेंट फॉर्म आपने पुश किया या जो भी किया, बॉडी का स्टेट बदल गया। जो इतनी बड़ी बॉल थी वो पचक गई, पिचक गई, छोटा सा हो गया। तो ये क्या है, फोर्स है। तो ये सबसे आपका अच्छी डेफिनेशन थी, जिसको आप बहुत हायर लेवल पे समझ सकते हैं चीज़ों को। आप जरा एक बात को समझना, आखिर किसी डेफिनेशन को कैसे हायर लेवल पे बनाया जाता है। आपको एक मिनट की छोटी सी बात समझाता हूँ। देखो होता क्या है ना, कोई भी डेफिनेशन बहुत हायर नहीं होती, कोई भी डेफिनेशन बहुत बेसिक नहीं होती। समझने का अंदाज़ा, समझने का तरीका, वे और तरीका अलग अलग होता है। एक्चुअल में उस बेसिक डेफिनेशंस को तुम इतना क्लियर कर लो, मतलब उस बेसिक डेफिनेशन को इतने आम भाषा में, वास्तविकता वाली दुनिया में समझ लो, और उसको जटिल शब्दों से, कॉम्प्लेक्स वर्ड से पिरोना, कॉम्प्लेक्स वर्ड में घुमा देना, वही एक डिफाइन कर देता है, वो फॉर्म कर देता है हायर लेवल के डेफिनेशन को। तो यहां पे मैंने किया क्या है, सोचो इन सबका मैंने मिक्सचर वर्ड ही डाला है, बट फर्क क्या है, यहां पे इन्फ्लुएंसर शब्द हमने ले आ दिया, यहां पे कॉज हमने ले आ दिया, यहां पे अंडरगो अ चेंज ले आ दिया। समझ रहे हो मेरी बातों को, मैंने उसी शब्दों को कॉम्प्लेक्स कर दिया, जटिल कर दिया, और बच्चे कहते हैं यही तो हो गया हायर लेवल डेफिनेशन। बेटा हायर और लेवल, लोअर लेवल कुछ होता नहीं है, हमारे दिमाग का भ्रम है, जो हम समझते हैं ये हायर है, लोअर है। आप कंसेप्ट को क्लियर करो, और उसके बाद बस उस वर्ड को, उस शब्दों को कॉम्प्लेक्स वर्डों से पिरो दो, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करके उसको टफेस्ट फॉर्म में बना दो, वही हो जाता है हायर लेवल डेफिनेशन। तो ये था आपके लिए बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। और यहां पे आपको बॉडी का चेंज कैसे दिख सकता है, वही मैंने लिखा है कि चेंज कैन बी कैसा, इन मोशन। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो मोशन में हो जाएगा, या फिर उसका डीफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डीफॉर्मेशन का मतलब वही जो मैंने स्पॉन्ज बॉल का एग्जांपल लिया, यही डीफॉर्मेशन आपने किया ना, उसके स्टेट को दबा करके आपने डीफॉर्म कर दिया, डीफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था फोर्स के बारे में, ठीक है। ये फोर्स की कुछ बेसिक बातें थी कि आपको फोर्स कितने वेरियस फॉर्म में दिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, और ये बेसिक हमारा टॉपिक है, बेसिक लेक्चर है, तो बेसिक्स के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये फोर्स के बारे में हमने कुछ बेसिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं चीज़ों को, और बाकी आप कोई भी डेफिनेशन पढ़िए आपको यही चीज़ें दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा एक बेसिक बात और एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये फोर्स वाली जो हमने बात एक्सप्लेनेशन दिया,
इस फोर्स के बारे में देखो है क्या कि सबसे पहले एक्चुअल में थोड़ा सा आपको एक बेसिक थोड़ा अच्छी बातें बता दूं। इस फोर्स के बारे में भाई सबसे पहले देखा कौन था, मतलब देखने का इन द सेंस इसको परिभाषित किसने किया, डिफाइन किसने किया, तो न्यूटन को इसका क्या हेड माना जाता है कि मतलब न्यूटन ने ही सही वे में डिफाइन किया था। और एक आपको जानकारी की बात बता दूं कि उनकी बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये इनकी बुक थी किसकी, न्यूटन की। 1687 में इन्होंने सही वे में डिफाइन किया था कि फोर्स के बारे में जो भी शब्द इन्होंने मतलब बताया था ना उस बेसिक लेवल पे, वो उनकी इस बुक में, मतलब न्यूटन की बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया था फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक बातें थी। और अब आपको थोड़ा और बताता हूँ कि फोर्स जो है ना, ये फोर्स आपको बहुत वेरियस फॉर्म में, तो हम करते क्या है कि थोड़ा सा इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसका एक्चुअल टाइप है। तो टाइप ऑफ फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है ना, टाइप ऑफ फोर्स। पहला कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, क्लियर, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब थोड़ा इसके बाद अब ठहराओ, फिर से समझेंगे चीज़ों को। देखो बल के बारे में, फोर्स के बारे में हमने इतना सब कुछ सिखाया, आपको एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन अब देखो है क्या वो फोर्स। अब थोड़ा बेसिक बातों के साथ समझेंगे। बहुत जगह फोर्स आपको पुश फॉर्म में दिखेगा, पुल फॉर्म में दिखेगा, चेंज इन स्टेट फॉर्म में दिखेगा, बहुत जगह आपको रियल वे में दिखेगा। रियल वे, इस चीज़ को ऐसे समझना कि हमने प्रयास तो किया लेकिन वो प्रयास हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमने कोशिश तो किया था ना। उसी तरह से बहुत जगह आपको वर्चुअल वे में भी दिखाई दे सकता है। वर्चुअल वे का मतलब हमने कोशिश किया, फोर्स अप्लाई भी किया, हमने बॉडी का चेंज इन स्टेट करना चाहा लेकिन हुआ नहीं, रिजल्टेंट दिखा नहीं। ठीक, तो जहाँ पे वास्तविकता में रिजल्ट दिख जाए, दिस इज रियल फोर्स। जहां पे आपका इफेक्ट दिख जाए, इन्फ्लुएंस शब्द याद है जस्ट अभी पीछे के डेफिनेशन पे, वहां पर इफेक्ट तुमको रियल वे में दिख जाए, आपको चेंज वास्तविकता में दिख जाए, दैट इज रियल फोर्स। अगर आपको चेंज इन स्टेट नहीं दिखे, दैट इज वर्चुअल फोर्स। ठीक है ना, बहुत टाइप के बेटा वेरियस फोर्स हैं, बहुत टाइप के। ठीक, तो कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, इसको बिल्कुल बेसिक के साथ समझना। कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब होता है, आप ये बताओ आप किसी से कांटेक्ट में कैसे रहते हो, एक बेसिक वे में समझो। कांटेक्ट का मतलब होता है लिंक बनाना या फिर उनसे जुड़े रहना, और जुड़े रहने का मतलब है कि जहां पर 2 सरफेस कांटेक्ट में हो, जहां पर 2 सरफेस के कांटेक्ट में आने से फोर्स वर्क करे, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है अगर वो 2 सरफेस के कांटेक्ट में आने पे वर्क करने लगे तो उस टाइप के फोर्स को, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे क्या है, 2 सरफेस का कांटेक्ट होना जरूरी है, 2 सरफेस के कांटेक्ट करने जरूरी है। 2 सरफेस, सरफेस शब्द बड़ा मायने रखता है क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का मतलब ही होता है कि 2 सरफेस का जुड़ना, आपस में लिंक बनाना, आपस में टच करना। और ये कहीं पर भी लगेगा, मेरी बात समझना, ये मेरे 2 हैंड हैं, 2 हाथ हैं, दोनों को मैं आपस में टच करा दूं तो ये कांटेक्ट, इसी को कहोगे ना। तो ये कांटेक्ट फोर्स के लिए सरफेस का आपस में टच करना बहुत जरूरी है। और जहां पर भी, क्लियर वे में आपको समझाता हूं, जहां पर भी तुम्हें 2 सरफेस कांटेक्ट में दिख जाए बेटा, चाहे मेज पर रखी किताब हो, या फिर साइकिल का टायर और रोड का जुड़ाव, या फिर तुम्हारे मेरे हाथों का ये देखो व्हाइट बोर्ड पे टच कराना, ये भी कांटेक्ट। ओवरऑल बेटा कोई भी 2 सरफेस, कोई भी, नो मैटर, यहाँ तक कि 2 किताब आपस में रख दो, 2 बुक्स को आपस में कांटेक्ट में करा दो, वहाँ भी वर्क करेगा कांटेक्ट फोर्स। सीधा सा डेफिनेशन है कि कहीं पर भी आपको अगर 2 सरफेस कांटेक्ट में दिख गए तो आप आंख बंद करके बोल दो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना, और ये कांटेक्ट फोर्स आपको कहाँ कहाँ दिखता है, तो इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा समझाते हैं। कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स। और ये आपको सीधे से, साइकिल आप चलाते हैं ना, तो साइकिल का टायर और सड़क के बीच, ठीक है ना, रोड और टायर,
रोड और टायर के बीच आपको लगता है जिससे तुम थक जाते हो, रोड एंड टायर, उनके बीच हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। आप किसी मेज पर देखो, हमने एक मेज पर बुक रखा, ये कोई बुक है, तो इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें ना, ये बुक है, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें F, तो इस ये कांटेक्ट में है ना मेज पे, यहाँ ये कांटेक्ट पे, यहाँ पर एक फोर्स वर्क करने लगता है फ्रिक्शन Fs। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे लगता है, लेकिन बस अभी के लिए ये समझ लो कि कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है, ये उस फोर्स को कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उस कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं जहां पर विदाउट कॉन्टैक्ट टू सरफेस, मतलब यहां पे सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, इसीलिए तो नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। विदाउट दो सरफेस के, बिना दो सरफेस के कांटेक्ट में आए ही अगर कोई फोर्स लगना शुरू हो जाए तो दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब थोड़ा इसका एग्जांपल समझना, क्या ग्रेविटेशन फोर्स कांटेक्ट में लगता है? नहीं ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों केस में लगता है, जब पार्टिकल डिफरेंट दूर हों तो भी, और उनको आप बहुत नज़दीक लेके चले जाओ तो भी लगेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट। इसके लिए ये नहीं कहा जाता कि दो पार्टिकल को आप कांटेक्ट में ले आओ तभी लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स की खूबी क्या है? वो किसी भी दो पार्टिकल पर ऑलवेज लगता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, क्या मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट में आने पे लगता है? ये तो ज़रूरी नहीं है। कहीं पर भी आप मैग्नेट रख दो तो यहाँ पर ज़रूरी है क्या? मैग्नेटिक फोर्स के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैग्नेट बहुत पास चला आया तो कांटेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, आपको पता है ना, मैग्नेट अगर बहुत पास आ गया तो कांटेक्ट में चला जाएगा। लेकिन ये विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स लगाता है तो ये नॉन कांटेक्टिंग फोर्स है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। ग्रेविटी फोर्स की बात करें, ग्रेविटी फोर्स की, जो आपका जी होता है ना, स्मॉल जी, ग्रेविटेशन अलग है, मैं ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटी फोर्स ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांटेक्ट में आने पे, समझ गए। ये तीन एग्जांपल। जो ग्रेविटी फोर्स क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है जिस भी रीज़न से, जिस भी कॉज से, वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स जो mg है, इसको इन शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें अभी के लिए तो mg है, mg। ये mg क्या कांटेक्ट में आने पे लगता है? नहीं। मैंने अगर ये मार्कर इसको क्या कहे सस्पेंड कर दिया तो भी mg लग रहा है, मैं पकड़ा हूँ तो भी mg लग रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? ये तीन एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स का। और कांटेक्ट फोर्स आपको मैक्सिमम टाइम दो बॉडी के कांटेक्ट में ही दिखेगा। बिल्कुल क्लियर है बेटा, इसमें कोई मतलब कोई वजह ही नहीं है, ठीक है ना। अगर दो सरफेस किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ गए तो दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, और अगर विदाउट कांटेक्ट आए तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब जरा सा यहाँ से समझना, वास्तविकता में एक्चुअल वे में फोर्स के सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप हैं, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट, और इसमें फिर उसके क्लासिफिकेशन होते जाते हैं। तो ये तो हम अदर वे में सीखते जाएंगे। लेकिन अब इससे आपको और एक बड़ी बात बता दूं, जो न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन दिए थे ना, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, वो भी बेटा एक्चुअल में फोर्स के टाइप हैं। देखो किसी बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको जाते जाते वीडियो के लास्ट में बताते जाता हूँ कि जो न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे ना, वो 3 लॉज ऑफ मोशन एक्चुअल में फोर्स के वो भी टाइप हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन ये चीज़ बताया गया है कि फोर्स को 3 वे में डिफाइन किया गया है। कुछ फोर्स लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू आ जाते हैं, कुछ फोर्स F बराबर ma फॉर्म में आ जाते हैं, और कुछ फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।